ठीक है, तो सिचुएशन ये हो गई, स्क्वायर फ्रेम था, इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ओ से पी और फिर आर से ओ डैश तक, अगेन इनफाइनाइट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम है, इसलिए पी पे जब करंट पहुंचेगा तो दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर फ्रेम है, अगर रेक्टेंगुलर रहता तो भी इक्वल डिवाइड होता, क्योंकि लेंथ अगर अलग अलग होती तो फिर चेंज हो सकता था, बट अगर यहाँ पे ये वायर कैसा आपका स्क्वायर फ्रेम है तो P से लेकर QR तक का डिस्टेंस भी उतना ही, मतलब रेजिस्टेंस सेम है, और PSR तक का रेजिस्टेंस भी सेम है, इसलिए करंट बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, I/2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे का कैलकुलेशन, हमको O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहाँ पे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, तो मैं इनको ना वायर को डिवाइड कर दे रहा हूँ, 1, कुछ और नाम लिए थे ऐसा, दिस इज द 1, वायर के नाम अपन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, मतलब वायर 6 पार्ट में। सो द मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो बी रिटन एज इन द 6 पार्ट V1 प्लस V2 वेक्टर प्लस V, कहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, O पर, अच्छा O अलग पॉइंट हो गया क्या यहाँ पे, ठीक है, दिस इज O2 एंड दिस इज O1, हाँ, V1 प्लस V2 प्लस V3 वेक्टर प्लस V4 वेक्टर प्लस V5 वेक्टर एंड प्लस V6 वेक्टर, ये ठीक है ना। तो 6 पार्ट के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है। अब इसमें आप राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हो तो B1 और B2 के कारण अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, B1 के कारण अंदर की तरफ प्लस B2 के कारण भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जबकि B3 और B4 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, B3 के लिए डॉट वाली रहेगी और B4 के लिए भी डॉट वाली फील्ड रहेगी। फिर आपका 5 के लिए ऊपर की तरफ डॉट वाली, और जो 6th वाला पोर्शन है उसके लिए जो फील्ड आएगी वो क्रॉस वाली रहेगी, मतलब प्लस B5 के लिए डॉट वाली फील्ड रहेगी और B6 कौन सी वाली फील्ड रहेगी, क्रॉस वाली। और पूरा सब कुछ आपको सिमेट्रिक दिख रहा है यहाँ पे, मतलब B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड, B3 का मैग्नीट्यूड और B4 का सेम है। आल्सो ये तो हमको नहीं पता यहाँ पे कितना होगा B5 का, B5 का मैग्नीट्यूड और B6 का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो आप, मुझे लगता है पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आगे के कैलकुलेशन के लिए। B1 और B3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर B2 और B4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आल्सो B5 और B6 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप दैट केस इज 0, सो द फाइनल आंसर इज 0, ठीक है। समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए होमवर्क, हेलो होमवर्क समझ गए सर? यस सर। डॉट वाला आएगा ना क्या, B6 में डॉट वाली फील्ड आएंगे ना? नहीं ना बेटा, राइट हैंड थंब लगा, अंदर की तरफ जा रही B6 पे, मतलब बाहर सीधा है। B5 भी सेम ही फिर नहीं, B5 में देख ऐसा, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा देख B5 के लिए तू राइट हैंड थंब लगा रहा है ना, तो O पॉइंट पे चेक कर कैसा बन रहा है, ऊपर आ रहा है, और 6 के लिए लगा कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है सर, समझ गया। समझ गया, हाँ हाँ ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ये, कोई डाउट अभी इस पे? तो ये था होमवर्क का क्वेश्चन जो कल अपन ने दिए थे।
तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी आप यहाँ पे बना सकते हो क्वेश्चंस की ना, ऐसा मतलब बिना हाथ पैर, बिना हाथ पैर का मतलब आप कई टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है। जैसे PSR को आप सेमी सर्कुलर फॉर्म बना लो, लेकिन अब आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो अपन देखेंगे यहाँ पे अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे अपन जा रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और आज की क्लास को कौन शेयर कर देगा? कल्पेश चौधरी तुम कर देना, ठीक है? कल्पेश चौधरी। यस सर। और इधर से आयुष निमजे, ठीक है? यस सर। पेज नंबर 2 पे जा रहा हूं मैं। ये समझ गया जीरो क्यों आया आंसर यहाँ पे? इस सिचुएशन में जीरो आया है ना, जीरो क्यों आया समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं अपन अब, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सैवर्ट ना, ये एक होमवर्क का क्वेश्चन था जिसको अपन यहाँ डिस्कस किए। अगले पेज पे आ रहा है बेटा, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। अब इसमें अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क। करंट कैरिंग आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? सर्कुलर आर्क, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। हाँ, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। और फिर सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए कितना आएगा, ये भी अपन कैलकुलेशन आगे देखेंगे, बट अभी अपन सर्कुलर आर्क के लिए देखते हैं। ये ध्यान से समझना, ये एक सर्कुलर आर्क लिए आपने, ठीक है? और ये हो जाएगा इसका सेंटर सर्कुलर आर्क का O, एंड आर्क ये इतना आपने एंगल कंसीडर कर लिया। मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपका? थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना? मैं इसका डायग्राम ना थोड़ा ऐसा अलग इस तरह से निकाल दे रहा हूँ कि आपको डायरेक्शन देखने में तकलीफ ना हो, है ना? हाँ, तो ये ऐसा हमने ले लिया थीटा डिग्री का एंगल, ये करंट है, और बाकी की जो आर्क है वो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सर्कुलर आर्क आपको इतनी दिख रही है, क्लियर हो गया? अभी रेडियस कितनी बेटा सर्कुलर आर्क की? आप यहाँ पे देखोगे रेडियस इज आर, रेडियस इज आर, ठीक है? ये सर्कुलर आर्क है। हेलो, हाँ सेजल बोल। नहीं बेटा पासवर्ड सही, एंड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? ये सिचुएशन दी है बेटा इसमें। अब आपको सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर
ठीक है, तो क्या करोगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? क्या तरीका बताया मैंने? जब भी ऐसी सिचुएशन हो आपको क्या करना है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करना है। अरे बताए ना, करंट एलिमेंट लेना अपने को। हेलो, करंट एलिमेंट लेना, एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करना है, ठीक है ना। जब भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखे, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो। ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है यहाँ पे डी थीटा एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये करंट एलिमेंट के कारण सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे। तो ये करंट एलिमेंट आ गया आपका आईडीएल, ठीक है। लेंथ कितनी इसकी? डीएल, मतलब करंट एलिमेंट इज आईडीएल। क्लियर हो गया? अब इस करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस है कैपिटल आर सेंटर तक जाने के लिए, ये 90 डिग्री पे है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी डॉट वाली, है ना। डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इसके कारण। डॉट मतलब ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दैट इज डीबी, आप लोग देख सकते हो। और अब आप डीबी इक्वल्स टू क्या लिखोगे फार्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एट ओ पे कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर आप लिखोगे आई डी एल, और फिर लिखोगे साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पर का एंगल है? आई डी एल से रेडियस वेक्टर जो एंगल बनाता है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? फार्मूला समझ गए? 90 डिग्री क्यों लिखे अपन ने? फार्मूला समझ गए कि नहीं? 90 डिग्री क्यों लिखे अपन ने? ये रेडियस वेक्टर के साथ एंगल होता वहां पे। और अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, साइन 90 कितना होता है? 1। तो डी वी ओ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब डीएल को रिप्लेस कर दो, सिंस डी थीटा किसके बराबर होता है? डीएल डिवाइडेड बाय आर होता है। दिस इंप्लाइज दैट डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा हो जाएगा। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और सॉल्व कर दोगे इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर बचेगा आई डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। और फिर इसको बेटा आप इंटीग्रेट कर दो पूरा, इसको पूरा इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपकी फाइंड आउट हो जाएगी सेंटर पे। तो बी नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ तक पूरा एंगल थीटा है, तो 0 से आई डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, 0 से पूरा ओवरऑल थीटा तक हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और इंटीग्रेशन डी थीटा, मतलब वापिस कितना बचेगा यहाँ पे? थीटा के बराबर बचेगा। ये समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? सर कैसे बताना? फिर से एक बार, एक सर्कुलर आर्क है बेटा, सर्कुलर आर्क के सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, ठीक है ना। सर्कुलर आर्क के सेंटर पे, तो पहले छोटे से करंट एलिमेंट के कारण आप कैलकुलेशन करोगे। छोटे से करंट एलिमेंट के कारण आप कैलकुलेशन करोगे। छोटा सा करंट एलिमेंट कौन सा हो गया? आईडीएल। आईडीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखोगे कहाँ पे? सेंटर पे। तो डीबी इक्वल्स टू फार्मूला बन गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे कोई स्टेप ऐसी जो नहीं समझे वो पूछ लो, उसके बाद आप कैलकुलेशन करके डी थीटा किसके बराबर आएगा? डीएल अपॉन आर। तो डीएल की वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा, वैल्यू पुट कर दी आपने, तो इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी थीटा अपॉन आर, और इंटीग्रेट कर दो। तो 0 से लेके थीटा तक आप पूरा इंटीग्रेट कर दोगे, तो आर्क पर, आर्क के सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ गई है।
तो आर्क के सेंटर पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर इंटू थीटा के इक्वल है। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जब आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो काय में पुट करना है? रेडियन में पुट करना है यहाँ पे थीटा की वैल्यू, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन आपका एसआई सिस्टम में चल रहा है। तो आपको थीटा की वैल्यू काय में सब्स्टिट्यूट करना? थीटा इन रेडियन, रेडियन में पुट कर देना जो भी है। 30 डिग्री नहीं पुट करना, आप रेडियन में पुट करोगे, ठीक है ना? अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए? और अगर पूरा सर्कुलर कॉइल रहेगी तो सर्कुलर कॉइल में फिर क्या आंसर आएगा बता सकते हो क्या? सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, इसी रिजल्ट को यूज करके आप सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो। वेदांत अभी समझे कि नहीं? कि कोई डाउट है किसी को पूछ सकते हो दोबारा। वैसे तो मैंने समझ गए। क्या समझ गए हो? समझ गया। हाँ हाँ ठीक है, ओके। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और इसी की एप्लीकेशन से आप या सेम मेथड से आप सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, सेम मेथड अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू कितना हो गया यहाँ पे थीटा हो गया है। ठीक है, हो गया क्या? अच्छा, अगर यहाँ पे एन टर्न होते तो क्या रहता? मान लो पी से क्यू फिर और आते जाता है तो फिर क्या होता फार्मूला? चलो आगे देखते हैं। नॉट और 4 पाई। ठीक है, उसमें आगे क्वेश्चन बनाते चलेंगे अपन। अभी मतलब एन टर्न होते यहाँ पे पी से क्यू फिर पी से क्यू फिर पी से क्यू ऐसे एन, तो एन का मल्टीप्लाई कर देते। अगले पार्ट पे जा रहा है, पेज नंबर 2 पे 3 पे, सॉरी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दिख देता है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये आर्क के लिए हो गया। हाँ, पेज नंबर 3। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। Magnetic field at center of circular current carrying coil. So this is the new heading again. तो ये सर्कुलर कॉइल लिए उस ऊपर वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो क्या? डायरेक्ट बता सकते हो क्या बेटा? ऊपर का जो रिजल्ट है उसको यूज करके डायरेक्ट बता सकते हो क्या कितना आएगा यहाँ पे आंसर? कोई बता सकता है क्या? ऊपर का जो रिजल्ट था पूरा आर्क वाला, उसी रिजल्ट को यूज करके कोई बता सकता है क्या कितना आंसर आना चाहिए? ये करंट आई फ्लो हो रहा है और सर्कुलर कॉइल की सपोज रेडियस आर के इक्वल है। डायरेक्ट बता सकते हो क्या कितना आंसर आना चाहिए? आर्क के लिए कितना आंसर था, तो सर्कुलर कॉइल के लिए कितना होगा? अच्छा, किसी ने बताया है लगता, देखता हूँ मैं। समीर कामने ने क्या लिखा? ये म्यू नॉट आई बाई आर टू। अच्छा, फिर से मैं पढ़ लूँ। संकेत ने लिखा है के आई 2 पाई आई बाई आर। ठीक है, सब अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं, सही लिख रहा है आंसर लेकिन, ठीक है ना? तो बेटा आर्क के लिए क्या फार्मूला था? अभी यहीं पे अपन एक बार और आर्क के लिए लिख देते हैं। जैसे ये मैं यहाँ पे आर्क के लिए बना देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला क्या बन रहा था अपना आर्क के लिए? ये जैसे इतनी छोटी सी आर्क है यहाँ पे पी क्यू है ना,
तो P से Q तक के लिए क्या था, अपन ने अभी पढ़े ना यहाँ पे, वही मेथड है, मैग्नेटिक फील्ड एट O। ये किसके कारण, आप P से Q आर्क के कारण। फार्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R इंटू थीटा, यही था ना फार्मूला, अभी पढ़े ना अपन ने ऊपर। तो अगर पूरा सर्कुलर टर्न है, पूरे सर्कुलर टर्न के लिए थीटा कितनी डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमोगे ना सर्कुलर टर्न, हाँ पूरा सर्कुलर टर्न के लिए यहाँ तक घूम के आओगे ना, तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 2 पाई बन जाएगी, 2 पाई बन जाएगी, 180 नहीं 2 पाई 360। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पूरा सर्कुलर आर्क के लिए फार्मूला आपने लिख दिया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज गिवन बाय द फार्मूला, डायरेक्ट मैं लिख दूं यहाँ पे, B नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2, पाई से पाई कट गया और ये कितना बचेगा बेटा, I डिवाइडेड बाय R बचेगा। ये समझ गए आंसर इसका, कोई डाउट आंसर पे, कोई डाउट, ये फाइनल आंसर है। अगर मान लो यहाँ पे n टर्न होते, इसी कॉइल पे n टर्न वाली कॉइल होती, तो फिर फार्मूला क्या होता, और n टर्न्स, और n टर्न्स अगर रहते तो हाँ म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाय 2R बन जाता है। ये मतलब आप n का मल्टीप्लाई कर देते ना अल्टीमेटली यहाँ पे, अगर n टर्न होते और करंट उसी डायरेक्शन पे जा रहा होता, तो म्यू नॉट अपॉन 2 I डिवाइडेड बाय R इंटू क्या लिख देते आप, n से मल्टीप्लाई कर देते। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म पे म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाय 2R, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, अरे भाई समझ गए या डाउट है किसी को, समझ गए डाउट है। ये पहला वाला आंसर सिंगल टर्न के लिए है, और जो बाकी बाद वाला जो आंसर है वो कितने टर्न के लिए, करंट अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बाय राइट हैंड, थंब रूल आप लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल मतलब कर्ल ऑफ फिंगर किधर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे आएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। कितना आ रहा वैल्यू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, मैं अंदर लिख दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाय R, ये फार्मूला बन गया बेटा सेंटर पे। n इज द नंबर ऑफ टर्न हियर, तो रिमेंबर दिस रिजल्ट, मैंने यहीं पे इस रिजल्ट को लिख दिया, ठीक है ना। सो रिमेंबर दिस, क्लियर हो गया। अरे भाई कोई डाउट है, हेलो कोई डाउट है क्या किसी को, इस पे कोई डाउट है क्या, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए या नहीं, समझ गए, हेलो अरे भाई समझ गए। यस सर समझ गया। मोहित तू समझा कि नो लिखा, इसका मतलब क्या समझो मोहित, मोहित तूने ना नो लिखा बेटा, उसका मतलब क्या है, नहीं समझा सर, नहीं समझा है, कहाँ पर से नहीं समझा है, नहीं समझा, कहाँ पर से नहीं समझा, कौन सी स्टेप से, क्वेश्चन समझ गए। एक वायर इधर से इंफिनिटी से आ रहा है O1 से P तक, है ना, और P से फिर सर्कुलर टर्न बन गया इसका PQ, ऐसा पूरा सर्कुलर टर्न बन गया ऐसा P से Q तक, वापस वहीं से आके फिर इंफिनिटी की तरफ चला गया, और जो बीच में आपको छोटा सा गैप दिख रहा है वो नेग्लिजिबल है, मतलब लगभग लगभग पूरा आप स्ट्रेट मान सकते हो ऐसे। अरे भाई समझ गए या नहीं, हेलो क्वेश्चन समझ गए सभी बच्चे कि कोई डाउट है, क्वेश्चन समझ गए या डाउट है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन समझ गए डाउट है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में
समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है, अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कितने पार्ट है आपके पास में कैलकुलेशन के लिए? कितने पार्ट दिख रहे हैं? 1, सर्कुलर कॉइल हो गया 2, और फिर से एक 3, 3 पार्ट दिख रहा है। लेकिन और 1 और 3 को क्या मान सकते हो आप? स्ट्रेट वायर मान सकते हो क्या 1 और 3 को मिला के? यस सर। तो जब आपको नेट फील्ड चाहिए सेंटर पे, सो दिस इज गिवन बाय B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। इसमें आप बेटा B1 प्लस B2 को एक ही वायर मान सकते हो, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर मान सकते हो ना? अरे समझ गए? B1 और B2 को आप स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर ट्रीट कर सकते हो। तो इसके लिए फिर आप सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइडेड बाय R। और राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगा रहे हैं तो डायरेक्शन आ रहा है इसमें परपेंडिकुलर अप, डॉट वाली फील्ड। और सेकंड वाला जो है B2 सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल के लिए फार्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लिखो पहले को, जो मेथड आप चलते हो वैसे ही लिख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे आप थीटा लिखोगे, लेकिन पूरा सर्कुलर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ पे 2 पाई रहेगी। ठीक है ना? और ये फील्ड कैसी है? क्रॉस वाली फील्ड है कि डॉट वाली है? ये क्रॉस वाली फील्ड है कि डॉट है? सर्कुलर कॉइल के लिए क्रॉस आएगा। डॉट। सर्कुलर कॉइल के लिए क्रॉस रहेगा ना रे भाई? सर्कुलर कॉइल के लिए क्रॉस रहेगा ना? डॉट किसके लिए? यहाँ पे डॉट किसके लिए आ रहा है? B1 प्लस B3 के लिए, है ना? और क्रॉस किसके लिए रहेगा? B2 के लिए क्रॉस रहेगा ना? देख लो अभी, समझ गए? B1 और B3 के लिए डॉट और B2 के लिए क्रॉस, समझ गए? हाँ या ना? सेंटर पे देख लो एक बार और। अरे भाई समझ गए? अब एक डायरेक्शन को आपको प्लस ले लेना है। किसको प्लस ले लो आप? एक डायरेक्शन को आपको प्लस लेना है और एक को माइनस लेना है। तो इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड ज्यादा है कि सर्कुलर कॉइल के कारण फील्ड ज्यादा दिख रही है? कौन सी वैल्यू ज्यादा दोनों में से? कि सर्कुलर के लिए ज्यादा दिखेगी? नहीं ना यार, वहां पे देख पूरे फार्मूले में 2 पाई ज्यादा रहेगा कि 2 ज्यादा रहेगा? तो क्रॉस वाले को आप क्या ले लो? प्लस ले लो। और डॉट वाले को आप क्या ले लो? माइनस ले लो। ठीक है? तो आंसर आ जाएगा आपका B नॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। B2 ज्यादा रहेगा कि B1 और B3 का सम ज्यादा रहेगा? देख ले जरा, चेक कर ले। 2I अपॉन R प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R इंटू 2 पाई। कौन सी वैल्यू ज्यादा देख सकते हो ना यहाँ पे? 2 पाई ज्यादा होगा कि 2 ज्यादा होगा? 2 पाई ज्यादा होगा ना? तो इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे आप। अब अभी क्या कर सकते हो? और सिंप्लीफाई करके इसको फाइनल आंसर आपका आ जाएगा म्यू बी नॉट। क्या कॉमन निकाल सकते हो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन निकाल दो, फिर I अपॉन R कॉमन निकाल दो और 2 भी बाहर निकाल दो। ब्रैकेट के अंदर बचेगा पाई माइनस 1। अरे भाई समझ गए? सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑल दिस केस। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए सभी बच्चे कि किसी को डाउट है? जल्दी पूछो, डाउट है क्या या समझ गए हो? सर हाँ बोलो। सर सर्कुलर में तो वो जो है उसमें थीटा 2 पाई नहीं रहेगा ना? कुछ तो कम रहेगा ना उसमें, क्योंकि वहाँ पे गैप तो है ना वहाँ पे नेग्लिजिबल। ठीक है, 2 पाई से कितना? 360 से कितना लिख सकता है? 2
359 लिख सकता है ना, तो अपन उसको नेग्लिजिबल लिख दिया ना बेटा मैंने, इसलिए ये क्या लिखोगे वहां पे 2 पाई लिखोगे ना, नेग्लिजिबल लिखा हूं ना मैंने। योजित योजित हाँ सर। नेग्लिजिबल लिखा, तो नेग्लिजिबल का मतलब क्या हो गया, उसको आपको 2 पाई ही कंसीडर करना वहां पे, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, अभी समझ गए, पूरा समझ गए। आपने डॉट को क्यों माइनस लिया, क्रॉस वाले को क्यों प्लस लिया, समझ गए या डाउट है इस पे? सर हाँ, अगर वो गैप बड़ी होती तो उसमें 2 पाई माइनस थीटा आएगा ना। 2 पाई माइनस थीटा, हाँ गैप अगर थोड़ा सा बड़ा रहता तो फिर एक और टर्म आपको ऐड करना पड़ता वहां पे, है ना। अभी देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं अभी, ठीक है ना, समझ गए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं वैसा कुछ पार्ट, गैप ज्यादा बड़ा कर देते अपन, एप्रिसिएबल गैप कर देते जिसको मेजर कर सको, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो अभी अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, हाँ पेज नंबर 5 पे ले लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? पेज नंबर 5। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं अपन, योजित समझ गया, गैप अपन ने ज्यादा कर दिया अब यहाँ पे, ठीक है योजित, हेलो। हाँ सर। अभी एप्रिसिएबल गैप दिख रहा होगा, है ना, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये लो ऐसा बना दिए, कुछ और डायरेक्शन भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपने ऐसा बना दिया, आप सीधा नीचे भी ले जा सकते हैं, मैंने ऐसा बना दिया डायग्राम। इधर भी इन्फिनिटी तक गया ये वायर और इधर भी इन्फिनिटी तक गया, यहाँ से करंट ऐसा आ रहा आई, यहाँ से आई ऐसा चला जाएगा, दिस इज देयर इज O1, फिर यहाँ पे P, फिर यहाँ पे Q आर्क के लिए, और ये हो जाएगा O2, और दिस इज द सेंटर एंड रेडियस इज R। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, इस आर्क का जो एंगल है थीटा, ये कितने डिग्री का है, 3 पाई 2 का है। अभी समझ गया एंगल 3 पाई 2 क्यों है, हेलो। तो अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना आपको, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, समझ गए क्वेश्चन। चलो फटाफट निकाल के देखो जरा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। ये थीटा 3 पाई 2, फिर से यहाँ पे 3 पार्ट हो गए आपके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया आर्क, और ये थर्ड पार्ट हो गया। लेकिन फर्स्ट और थर्ड को अब क्या इनफाइनाइट लेंथ का वायर मान सकते हो, अब क्या सेम लाइन पे है क्या, सेम लाइन पे है क्या, इनफाइनाइट लेंथ का मान सकते हो क्या, सेम लाइन पे है क्या। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना आपको। क्वेश्चन समझ गए, कैसे करोगे सॉल्व। अभी सेंटर पे मतलब दोनों वायर 1 और 3 को स्ट्रेट मान सकते हो क्या, अब आप BO इक्वल्स टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, समझ गए। अरे भाई समझ गए कि नहीं। तो BO इक्वल्स टू B1 का फार्मूला μ0/4 पाई, और इनफाइनाइट वायर के एक एंड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे वैल्यू कितनी होती है,
बताए थे आई डिवाइडेड बाय आर, और ये आएगा क्रॉस। फिर B2 के लिए फार्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर और थीटा। और तीसरे वाले के लिए बेटा आंसर रहेगा 0, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। थर्ड वाले के लिए कोई बताएगा थर्ड वाले के लिए 0 क्यों है? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड वाले एंगल 180 नहीं 180 नहीं, लाइन पे ही आ गए ना आप सीधे वहां पे, वायर की लाइन पे आ गए हो, वायर की लाइन के जस्ट पीछे आप देख रहे हो, है ना। तो थर्ड वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। और एक मिनट, फर्स्ट वाले के लिए क्रॉस नहीं डॉट आएगी ना, फर्स्ट वाले के लिए डॉट, और आर्क के लिए रहेगी क्रॉस वाली फील्ड यहाँ पे। ठीक है, आर्क के लिए क्रॉस फील्ड रहेगी। और थर्ड वाले के लिए आंसर रहेगा 0 आपका। अभी समझ गए या डाउट है किसी को भी? हेलो, समझ गए या डाउट है? आंसर लिख दिया किसी ने, समीर खान ने। समझ गए या डाउट है? देख लो एक बार, चेक कर लो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। ये पहले 1 के लिए लगाओगे तो ऊपर की तरफ दिख रहा मुझे, सर्कुलर कॉइल के लिए लगा रहे तो अंदर की तरफ दिख रहा है ना। और थर्ड वाले के लिए 0 आ गई, थर्ड वाले के लिए 0 है। अरे भाई समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट बचा अभी यहाँ पे? ये B1, फिर B2 आ रहा क्रॉस, यही सेंटर की, और जबकि थर्ड वाले के लिए आएगी नहीं, लाइन पे है सीधे। अरे यार थर्ड वाले के लिए समझे हो कि नहीं यार? बता दो जल्दी से। जैसे देख एक वायर है ना, यहाँ पे कल बताया था ना मैंने, नोट लिखवाया था, करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। कल बताया था कि नहीं? हेलो, अरे कल बताया था। Yes, देख sir. याद आया अभी? हाँ सर बताए थे। हाँ याद आ गया अभी। 0 हाँ। लाइन पे, अगर आप लाइन पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 0 आती मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, समझ गए? इसलिए थर्ड वाले सेगमेंट के कारण क्या आएगी? 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू 3π/2 है, तो अभी भी देखो सेकंड वाला टर्म ज्यादा है, तो क्रॉस को आप पॉजिटिव लेना और डॉट वाली फील्ड को आप नेगेटिव ले लेना। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे, B0 इज इक्वल टू, मतलब फाइनल आंसर किधर मिलेगा आपका? परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में मिलेगा फाइनल आंसर, है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर को आप बाहर निकाल दोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3/2, यहाँ पे रहेगा पाई -1 बचेगा। देख लो बेटा आंसर, देख लो बराबर है क्या आंसर? हेलो, आंसर देख लो बराबर है क्या? आंसर देख लो। हाँ क्या? अरे यहाँ पे थीटा की जगह 3π/2 लिखना ना, थीटा की जगह पे 3π/2। ठीक है, उसको पॉजिटिव ले लिया आपने। समझ गए या डाउट है अभी भी? आंसर पे देखो, फाइनल आंसर पे, फाइनल आंसर देख लो, डाउट है क्या? पेज नंबर 5 देख लो अभी आंसर। समझ गए कि नहीं? सर डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है अभी किसी को भी? कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? हेलो, अरे भाई कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बता दो। योजित, मोहित, सर फिर से बताओ। 2 कॉइल आपने प्लेस किए, दोनों ये दोनों सर्कुलर कॉइल है बेटा, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल, और इनको कैसा प्लेस कर दिया आपने? 2 सर्कुलर कॉइल को एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस कर दिए जिनके सेंटर कॉमन है। ठीक है, सेंटर कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस कर दिए। इमेजिन करो सिचुएशन को, these are 2 सर्कुलर कॉइल, दोनों कॉइल के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिए हो ना। हेलो अमीशा, अभी भी नहीं समझा? हाँ, समझ गया डायग्राम? समझ गया? हाँ समझ गया।
कैसा डायग्राम है ये, हाँ सर। समझ गया है? सर 2 कॉइल है वो, ये एक कॉइल दिख रही है तेरे को, ये ऐसी एक, और इसी के सेंटर से ऐसी परपेंडिकुलर एक और रख दी है अंदर से आपने, ठीक है। ये दूसरी कॉइल देखिए, ऐसी रखे हो ऐसी, अभी समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। हाँ, दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और या तो ऐसी अगर रखोगे तो फिर को प्लेनर एंड कॉन्सेंट्रिक है, और ऐसी रखे तो परपेंडिकुलर प्लेन है लेकिन कॉन्सेंट्रिक है, तो ये फर्क हो गया, ठीक है ना। तो आंसर देखते, किसी बच्चे ने आंसर भी भेज दिया लगता है यहाँ पे। देखते I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, I1 के कारण आएगी परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या, V1 I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ रहेगी, देख लो। I2 के कारण किधर रहेगी, I2 के कारण लेफ्ट साइड में आएगी, I2 के कारण लेफ्ट साइड में रहेगी फील्ड, और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, B1 और B2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मतलब आप इसको ऐसे बना दो, दिस इज B1 एंड दिस इज B2, और दोनों का जो नेट आएगा वो कैसा बन जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर पे कुछ एंगल बना के आ जाएगी ना, दिस इज BO, और BO इज द वेक्टर सम ऑफ B1 प्लस B2। मतलब दोनों अगर एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो B is given by B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R इंटू 2 पाई I1 R। सिमिलरली B2 कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 डिवाइडेड बाय R इंटू 2 पाई। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर डायरेक्ट बता सकते हो कोई क्या, व्हाट इज द फाइनल आंसर, B नॉट इक्वल्स टू क्या कॉमन निकल जाएगा, म्यू नॉट, 2 पाई कट जाएगा तो बचेगा 2, और इनटू आप क्या लिख सकते हो, 1/r बाहर जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बचेगा रूट के अंदर। देख लो फाइनल आंसर, समझ गए? दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो भाई, वैल्यू पुट करके निकाल लो फाइनल आंसर, समझ गए हो इसको?